नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त है देश तक का और खबरों की शुरुआत आधे हिंदुस्तान में मचे जल तांडव की खबर से करेंगे, जहां आसमान से बारिश के नाम पर लगातार आफत बरस रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ का हाहाकार जारी है। सबसे बुरा हाल बिहार और असम का है, जहां पर नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव डूब रहे हैं, लोगों के घरों में पानी ने घुसपैठ कर रखी है और जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ का हाहाकार जारी है। क्या पहाड़, क्या मैदान, आसमान से बरस रही आफत ने जिंदगी बेहाल कर रखी है। गांव के गांव डूब गए हैं। पानी के आगे पहाड़ों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। नदियां और नाले खूंखार होते जा रहे हैं। देखिए बिहार के सीतामढ़ी का हाल। सड़कें तालाब बन चुकी है। घर और अस्पताल में पानी की घुसपैठ जारी है और गांव में तो पानी छप्पर तक पहुंच गया है। कागजों पर काम हो रहा है और जमीनी हकीकत पानी पानी है। सहरसा में कोसी का कहर जारी है। पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। लोग पलायन को मजबूर हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। बिहार का सदर थाना बारिश के बाद टापू में तब्दील हो चुका है। थाने में जाने के लिए नाव चल रही है। देखिए, कल तक गाड़ियों से घूमने वाले पुलिसकर्मी अब नाव के सहारे ड्यूटी बजा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर शिकायत लेकर थाने जाना है तो इस दरिया से होकर गुजरना होगा। बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त असम में मचा रखी है। ब्रह्मपुत्र नदी ने कोहराम मचा रखा है। करीब 27 लाख लोग राज्य में बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 91 तक पहुंच गया है। इंसानों के साथ जानवरों का भी बुरा हाल है। काजीरंगा में 123 जानवरों की मौत हो चुकी है। ये सीएम सर्बानंद सोनोवाल का चुनावी क्षेत्र है, जहां एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। पूरा घर पानी में डूबा हुआ था। पानी के बीच परिवार मातम मनाता रहा और फिर नाव से शव को ले जाना पड़ा। आज तक ब्यूरो। जरा सोचिए, एक तरफ देश भर में कोरोना का संकट, इन सब के बीच बाढ़ की त्रासदी दोहरी मुसीबत बनकर आई है। लोगों की जान बचाने में जुटी रेस्क्यू टीमों को खुद को भी संक्रमण से बचाना है और लोगों को पानी से भी बचाना है। लेकिन इस दोहरी चुनौती के बीच भी एक एक जिंदगी बेहद कीमती। जीवन देने वाला पानी जब जिंदगी लेने पर आमादा हो जाए तो यही मंजर बनता है, जो उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत में दिखाई दे रहा है। लेकिन इंसानी जज्बा ऐसा है कि आखिरी सांस तक मौत से दो हाथ के लिए तैयार है। असम में विकराल रूप दिखा रही ब्रह्मपुत्र सब कुछ निगलने को तैयार है। गांव के गांव पानी में समा चुके हैं, लेकिन जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद पूरे जोर शोर से जारी है। और इस बाढ़ ग्रस्त इलाके में ढेर गांव में हम इस रेकी और रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकल चुके हैं एनडीआरएफ के जवानों के साथ, ये देखने के लिए क्योंकि जैसे ही बीती रात पानी का स्तर बढ़ा है, गांव में कई सारे लोग पानी कम होने की वजह से नीचे चले गए थे, स्तर फिर बढ़ा है। तो इस ऑपरेशन के जरिए हम ये जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में कौन से लोग हैं जो वापस निचले इलाकों में चले गए हैं और उन्हें वापस लाने की जरूरत है। असम में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। दूर दराज के इलाकों तक पहुंचकर टीमें लोगों को बाहर निकाल रही हैं। लेकिन इस बार बाढ़ के साथ कोरोना का खतरा एनडीआरएफ के लिए दोहरी चुनौती बनकर आया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कोविड के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है एनडीआरएफ की। तो ये सब देखते हुए एनडीआरएफ में स्पेशली कोविड के लिए फ्लड रेस्क्यू में अलग से पीपी डेवलप किया गया है, जो फिलहाल हम लोग पहन के रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाता है। गोलाघाट जिला इलाके में जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी है। गांव से बचकर निकले तो टापू जैसी जगहों में फंस गए। यहां पर गुजारा तो मुश्किल है ही, वापस लौट पाना भी नामुमकिन है। ये गांव को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क इस कदर डूबी है कि आगे जो पानी है वो लगभग 5 से 6 फीट गहरा है, क्योंकि इसके आगे जो पुल है वो टूट चुका है और ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आगे जो जमीन है वो कहाँ है। और यहाँ पानी का जो प्रवाह है ब्रह्मपुत्र से आने वाला वो इतना तेज है कि इस हद तक के पानी में भी ये मुझे दूसरी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और शायद इसी वजह से ऐसी जगहों पर अब न गाड़ियां जा सकती हैं और जो लोगों को आना जाना है उसके लिए एकमात्र जरिया है नाव का सहारा लेना। असम जैसा हाल बिहार का भी है। पश्चिमी चंपारण जिले में अचानक बढ़े पानी में 4 जिंदगियां फंस गईं। कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीम ने इन्हें बाहर निकाला। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक शख्स सरयू की तेज धार में फंस गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के थपेड़ों के आगे युवक ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाया,
बचाव टीमों को भी अभी तक उसका सुराग नहीं मिला है। पश्चिमी चंपारण से जितेंद्र और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ आशुतोष, आज तक। जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई है आपने देख लिया इस रिपोर्ट में। अब हम आपको स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिहार और असम में आखिर हालात कितने ज्यादा खराब होते हुए चले जा रहे हैं। देश के बाकी राज्यों का भी हाल आपको हम दिखाएंगे। देखिए, बिहार में 10 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, हालात बेहद खराब हैं। एक एक जिलों की अगर हम बात करें तो हालात बेहद खराब। बिहार में हर साल इस तरह की स्थिति बनती है। सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, ज्यादातर हिस्से इसके प्रभावित हैं बुरी तरह से और वहां पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 4.5 लाख लोग, सिर्फ अगर बिहार की ही हम बात करें तो यहां पर 4.5 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। 13,000 लोग विस्थापित कर चुके हैं। 26 जिले बाढ़ग्रस्त। असम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असम में भी हालात बेहद खराब हैं। वहां पर स्थिति लगातार नाजुक होती हुई चली जा रही है क्योंकि 26 जिले, जिनमें बारपेटा, डिब्रूगढ़, कोकराझार, तिनसुकिया, बोंगाईगांव सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में सामने आते हैं। 89 लोगों की अब तक 89 लोगों की जान चली गई है, जो अपने आप में बेहद दुखद, क्योंकि एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ बाढ़ से बेहाल लोगों के लिए स्थिति बेहद खराब हो गई है। असम में हालात लगातार हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं और सिर्फ असम में ही 26 लाख से ज्यादा लोग इस बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं, जिस पर रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है। इसी से आप अंदाजा लगाइए। गुजरात का अगर हम रुख कर लें तो गुजरात में 4 जिलों पर असर देखा जा रहा है। वहां पर भी जल तांडव अपना दिखा रहा है। लोगों पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था, इस साल भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति बेहद खराब, जबकि केरल में 13 जिले प्रभावित हैं। यह हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों की हम आपको स्थिति बता रहे हैं। केरल में 13 जिले प्रभावित हैं। कुल मिलाकर स्थिति भयावह है यहां की भी। बीते कई सालों से केरल में भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं और वहीं मेघालय की बात कर लें तो यहां पर 1,70,000 लोग प्रभावित हैं। तो ये हमने जल तांडव की बात की। देश के कई ऐसे हिस्से जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख असम, उसके बाद बिहार, फिर हमने दिखाया केरला का। यहां पर स्थिति लगातार खराब होती हुई चली जा रही है। भगवान भरोसे लोग कि हालात जल्द से जल्द काबू में हो, क्योंकि पानी निकल नहीं रहा और लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। वहीं सिर्फ बिहार, असम ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में, जिसका आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से स्थिति ठीक नहीं है। इन तस्वीरों को देखें, इन 6 तस्वीरों को, जिसमें आप कुदरत की मनमानी के सबूत देखेंगे। बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। शहर शहर पानी भरा हुआ है। मलबे में पावर हाउस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि हैदराबाद की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। घर भी किस तरह से डूब गए हैं। विकाराबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तो हमने बात कर ली है बारिश और बाढ़ से पैदा हुए हालात की। हिंदुस्तान में स्थिति कैसी बनी हुई है, अलग अलग हिस्सों की आपने तस्वीरें देखी हैं। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अस्पतालों का हाल बेहाल है। पटना के एनएमसीएच अस्पताल की बदइंतजामी की तस्वीरें आज तक ने दिखाई थी, जिसका अब असर देखने को मिल रहा है। सुशासन सरकार की अब जाकर नींद टूटी है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हालातों का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। एम्बुलेंस बोलती है कि हम नहीं आएंगे। पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। का डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किए, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना के केस और सरकार की बदइंतजामी की तस्वीरें आज तक पर दिखाए जाने के बाद नीतीश सरकार की नींद टूटी। पटना में कोविड-19 के एकमात्र सरकारी अस्पताल एनएमसीएच के दौरे पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। कोरोना के खिलाफ दुरुस्त इंतजामों का दावा करने वाली बिहार सरकार ने अपनी नाक के नीचे चल रही बदहाली की तस्वीरें देखी। पीपीई किट पहनकर आईसीयू वार्ड गए और मरीजों से बातचीत की। कोई शिकायत नहीं है और आप तक पहुंच नहीं रही है सर। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पहुंचाने की। नहीं, मैं इसीलिए आया हूं और सबसे बात किया हूं और सभी लोगों को, जो लोग मरीज हैं जी, उनको समुचित इलाज, उपचार और व्यवस्था यहाँ दी जा रही है। टेस्टिंग कितनी बढ़ाने की व्यवस्था है, कहाँ तक बढ़ा पाएंगे? अभी हम 11,000 के करीब पहुँच रहे हैं और अगले 2-3 दिनों में यह और बढ़ेगा। मंगल पांडे ने खोखले इंतजामों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की
और आगे की तैयारियों का खाका तैयार किया। एनएमसीएच अस्पताल में अगले 3 दिनों में हेल्प डेस्क बन जाएगा, जहां डॉक्टर सहायता और सुझाव देंगे। इसके साथ ही नई रोस्टर ड्यूटी लागू होगी। एनएमसीएच में 650 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। अस्पताल में 447 बेड उपलब्ध हैं, जबकि 167 बेड पर ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन है। शेष बचे बेड पर भी पाइपलाइन लगाया जाएगा। 11 वार्ड के प्रभारी को इलाज का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ ही किसी कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद 2 से 3 घंटे में पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हर मरीज को आप थोड़ी डायरेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे कुछ सिस्टम तो प्लेस में करना पड़ेगा ना। अकेले आपके कहने से बताया हेल्प डेस्क यहाँ से 2 दिन से बात शुरू हो जाएगा। हेल्प डेस्क भी हो जाएगा। मेरा कंट्रोल रूम है, वो चल रहा है, काम कर रहा है। 3 दिन पहले आज तक ने एनएमसीएच अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी, जहां मरीज अस्पताल में भटकते नजर आ रहे थे। ना ही स्टाफ मदद करने को तैयार था और ना ही डॉक्टर। अस्पताल में इधर उधर शव पड़े थे, जिन्हें ले जाने वाला कोई नहीं था। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। सुबह से अपना अगर नहीं होता तो हम सुबह मर जाते, अगर नहीं रहता। हम अपना इलाज किए, सांस नहीं ले पा रहे हैं। निकलिए, वो कहाँ गया मिस? कोई देखने वाला नहीं हमको। आज तक पर इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुशासन सरकार की नींद खुली और एनएमसीएच पटना के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल का दौरा करना पड़ा। उम्मीद है कि इस दौरे के बाद अस्पताल के हालात सुधरेंगे और मरीजों को इलाज मिल सकेगा। श्वेता सिंह के साथ अंकित त्यागी, पटना, आज तक। एनएमसीएच की तरह पटना एम्स की हालत भी खराब है। इस बीच कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। कोरोना के इस दौर में देश के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भगवान नजर आ रहे हैं। आज वही अपनी बदहाली के लिए सड़कों पर उतरे हैं। यूं तो बिहार का ये एम्स अस्पताल सुविधाओं और इंतजामों के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हालात ये हैं कि 400 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। नर्सिंग स्टाफ वेतन बढ़ोतरी, अस्थायी नौकरी और स्वास्थ्य बीमा की मांग कर रहे हैं। अभी ड्यूटी करवा ली कोविड में, यानी हम पॉजिटिव होके और ड्यूटी से निकल जाएं नौकरी से, फिर क्या मतलब रहा इसका? पहले ही निकल जाते हैं ना, इससे बढ़िया। और ऐसी धमकियां हमें हर दिन मिलती है, आए दिन हम लोगों को ऐसी धमकियां मिलती है। हमारे नाम से नोटिस निकलता है कि ये काम नहीं हुआ है, तो एक नोटिस निकल जाता है हमारे नाम। तो कितना टाइम एक्सप्लेनेशन दे हर चीज के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए ये नर्सिंग स्टाफ कोविड ड्यूटी पर तैनात थे। पटना में ये केंद्र का एकमात्र कोविड अस्पताल है। यहाँ कई वीवीआईपी कोविड मरीज हैं। डॉक्टर के हड़ताल की बात आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। सरकार की ओर से एक टीम पहुंची और डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश की। आपके जो नेता हैं उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है और सभी जो शर्तें आपकी टीम मांगे थी वो एम्स ने मान लिया है। आपको 50 लाख रुपए का कोविड में अगर कुछ होता है तो वैसी स्थिति में 50 लाख का आपको कवर्ड आपके फैमिली को मिलेगा। आप लोगों की सभी मांगे एम्स ने मान लिया है। इतना ही नहीं, जब एनएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे तो वहां भी अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट्स ने मंत्री जी को घेर लिया। ये लोग वक्त पर सैलरी न मिलने को लेकर नाराज थे। काफी बहस के बाद मंत्री जी ने इन्हें आश्वासन दिया, तब जाकर उनकी गाड़ी अस्पताल से बाहर निकल सकी। बहरहाल बिहार में कोरोना केस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में मेडिकल स्टाफ की नाराजगी सरकार की टेंशन और बढ़ा रही है। अंकित त्यागी के साथ कोरोना की बढ़ती रफ्तार की जो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 24 घंटे में 45,000 के डरावने आंकड़े को भी पार कर चुकी है। यह आंकड़ा बीते 24 घंटों का आपके सामने है। 45,720 कुल केस 24 घंटे में सामने आए हैं। ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है। 29,557 लोग ठीक हुए हैं, जबकि आपने देखा 1,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे का यह आंकड़ा। अब तक आप भारत का ओवरऑल आंकड़ा जानिए। 12,38,000 को क्रॉस कर चुका है। 635 आप देख रहे हैं, 12,38,635। अब तक के कुल केस 7,82,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 29,861 लोगों की इस कोरोना ने जान ले ली है। यह हिंदुस्तान का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। राज्यों के हिसाब से जल्दी से महाराष्ट्र 3,37,000 से ज्यादा संक्रमित, 1,87,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 12,556 लोगों की जान अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के कारण गई है। तमिलनाडु में 3,144 की मौत हुई।
हुई है। 1,31,583 ठीक हुए हैं, जबकि 1,86,452 कुल संक्रमितों का केस है। राजधानी दिल्ली में 3,719 मौतें हुई हैं कोरोना के चलते। 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 1,26,323 ये संक्रमितों की तादाद है। राजधानी दिल्ली में स्थिति फिलहाल धीरे धीरे करके अब ठीक होती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में हालात कई हिस्सों में बेहद भयावह। कोरोना को लेकर बार बार वही गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर ही अपने घर के बाहर निकलें। आगे बढ़ते हुए आज की कुछ और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी बकरीद के त्योहार को लेकर तकरार शुरू हो गई है। बकरीद से पहले भोपाल में लॉकडाउन के ऐलान पर मुस्लिम समुदाय ने ऐतराज जताया, तो राजनीतिक पार्टियां भी इसे हवा देने में जुट गई। भोपाल में कल यानी 24 जुलाई से 10 दिनों तक टोटल लॉकडाउन शुरू होगा। इसी दौरान बकरीद का त्योहार भी आने वाला है और यही मध्य प्रदेश की सियासत की वजह बन गया है। मुस्लिम समुदाय के बीच से आवाज उठ रही है, त्योहार के मौके पर लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है। विरोध करने वालों में धर्मगुरु और नेता दोनों शामिल हैं। खुल के इसकी मुखालफत करिए और इस गैर लोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करिए। ये हिटलरशाही है। हम लोग नमाजें पढ़ रहे थे, मंदिरों में भी जा रहे थे, दूसरी तरफ तो चुनावी सभाएं हो रही हैं, हजारों लोगों में शरीक हो रहे हैं और आप अचानक मस्जिदों को सिर्फ महदूद कर रहे हैं 5 लोगों के लिए। इसलिए हमें हमारी दरख्वास्त है पुनर्विचार करें। लेकिन शिवराज सरकार कह रही है कि हालात बेकाबू हो जाएं, उससे पहले सख्त कदम जरूरी है। कोरोना संकट किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए है, लिहाजा लॉकडाउन पर ऐसे सवाल उठाना बेमानी है। सवाल त्योहार का नहीं है। सरकार किसी को धर्म के आधार पर नहीं तोलती है, जाति या भाषा के आधार पर नहीं तोलती है। हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों की जान है, हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों का स्वास्थ्य है। जब व्यक्ति रहेगा तभी तो धर्म का पालन होगा ना। कांग्रेस सीधे सीधे बकरीद और कुर्बानी के नाम पर मोर्चा खोलने से बच रही है, लेकिन कोरोना से निपटने में सरकार की रणनीति के बहाने नए लॉकडाउन पर जरूर सवाल उठा रही है। रक्षाबंधन और उसके ईद मनाने की चाहे सोशल डिस्टेंस हो, एक कोई स्क्रिप्ट तैयार करना चाहिए। उससे होना चाहिए कि बहनें कैसे नहीं आएंगी अपने उनके घर, भाइयों के घर। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। सामूहिक नमाज न पढ़ने और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी न देने की हिदायत पर यहाँ भी सियासी दंगल छिड़ा हुआ है और ये सभी साल में है जब रोजाना नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा 45,000 को पार कर चुका है। दरअसल कांग्रेस विधायक और मुस्लिम संगठनों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन जब हट चुका है तो कम से कम बकरीद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास और मेलजोल के साथ मनाएं। लेकिन मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया और इसीलिए उन्होंने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। भोपाल से आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां के घमासान पर गहलोत खेमे को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। आज की सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पायलट खेमे को राहत के साथ साथ आज एक बार फिर गहलोत खेमे पर जीत मिल गई। स्पीकर चाहते थे कि हाईकोर्ट उनके मामले में फैसला ना सुनाए, इसलिए आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, लेकिन उनकी ये उम्मीद सर्वोच्च अदालत ने पूरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी पायलट खेमे की याचिका पर कल हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के फैसले से पहले स्पीकर अपने नोटिस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई सोमवार को करने जा रहा है। यह तो तय है कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला जो भी आए उस पर अमल होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दे दी जाएगी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला जैसा भी आएगा उसके राजनीतिक निहितार्थ बहुत देर तक जाएंगे और बहुत दूर तक। कोर्ट से राहत भले ना मिली हो, लेकिन गहलोत खेमा चुपचाप बैठकर इंतजार करने को तैयार नहीं है। कोर्ट का फैसला जो भी हो, गहलोत सदन में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, इसलिए सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। गहलोत के तेवर आज भी हमलावर दिखे। जब लोगों के जीवन बचाने का संकट हो, जिंदगी जारी हो, लोग मर रहे हैं, 500 लोग यहाँ भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। ये संवैधानिक संकट आपकी देन है, आपकी पार्टी के अंतर्कलह की देन है।
आपके आला कमान की कमजोरी की देन है। आप विधायकों का विश्वास खो चुके हैं, अपनी पार्टी के विधायकों का। इसलिए कृपया करके भारतीय जनता पार्टी को तोहमत नहीं दें। इस बीच वार पलटवार का खेल भी जारी है। अशोक गहलोत के भाई और करीबियों पर केंद्रीय एजेंसियों के छापेमारी के जवाब में गहलोत की एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जांच करने को तैयार है। 884 करोड़ के संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में एसओजी को जयपुर की एक कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी है। इस घमासान के बीच पायलट खेमा खामोश है तो गहलोत खेमे के विधायकों ने आज होटल में क्रांति फिल्म देखी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। राजस्थान की कहानी में अभी बहुत पेंच बाकी हैं। इसी के साथ देश तक में आज के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आगे जरूर देखिएगा चीन फिर निकला धोखेबाज आज तक पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।